तो देखो बच्चों, आज अपन देखेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे डाइपोल और पॉइंट चार्ज इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे दो डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन वर्ड का मतलब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना। ठीक है, देखो यहाँ पे एक डाइपोल है और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, अपन देखें तो इस डाइपोल के चलते जो फील्ड बन रही है ये नॉन यूनिफॉर्म नेचर की होती है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे अपन इसके फील्ड की बात करें बच्चों, तो वो इस पॉइंट चार्ज के लिए तो यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, तो अपने को पता है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, Q इंटू ई। तो अपन क्या करेंगे, ये देखो ये एक डाइपोल है और इस डाइपोल के एक्सिस पे ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके एक्सिस पे r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है, 2kp/r³ लिख लिया अपन ने। अब फोर्स की बात करें तो जितना फोर्स ये इस पे एग्जर्ट कर रहा हो उतना ही फोर्स डाइपोल इस पॉइंट चार्ज पे एग्जर्ट कर रहा होगा। बात सही है ना, एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है, देखो तो अपन F1 F2 की बात करें तो Q इंटू ई एक्सियल की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ ई एक्सियल की वैल्यू डाल दिया। ई एक्सियल डालने के बाद जो F1 F2 की वैल्यू आ रहा है +2kqp/r³। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों देखने वाली कि यहाँ जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का पावर 3 आ रहा है ना। देखो यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस साइन का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के बीच में रिपल्सिव फोर्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अपन क्या किए कि इस डाइपोल के, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज रख दिए। तो अपने फील्ड की बात करूं तो ये आ रहा होगा नीचे डाउनवर्ड, तो इससे फोर्स नीचे लग रहा होगा। फोर्स कितना लग रहा होगा, Q इंटू ई इक्वेटोरियल। ठीक है, इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी होता है, kp/r³। r डिस्टेंस पे तो F की जो फोर्स आ रहा होगा इनके बीच में वो आ रहा होगा kqp/r³। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये तो अगर मैं पॉइंट चार्ज की बात करूँ तो ये डाइपोल के चलते जो फील्ड क्रिएट हुई है वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे तो यूनिफॉर्म नेचर की होगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट चार्ज है ये यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ था। जो दूसरा बात है बच्चों वो है, दूसरा जो पॉइंट है वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है बच्चों वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो दूसरा केस बना रहा हूँ बच्चों वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो मेरा मेन हेडिंग था ना। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, इसमें फर्स्ट जो पॉइंट बना रहा हूँ इस केस में मैंने डाइपोल को ऐसे रखा है, ये P1 डाइपोल और ये P2 डाइपोल। ठीक है, कोई दिक्कत, ये P1 P2 डाइपोल है। ये जो है r डिस्टेंस पे यहाँ से सेपरेटेड है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये चल नहीं रहा है। देखो ये यहाँ से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अगर मैं अपन बात करते हैं तो है क्या बच्चों कि ये जो सेकेंड डाइपोल रखा हुआ है ये फर्स्ट डाइपोल के फील्ड में, सिमिलरली जो फर्स्ट डाइपोल है ये सेकेंड डाइपोल के फील्ड में रखा हुआ है, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा हुआ। देखो अगर डाइपोल की बात करें तो ये -q, ये +q, ये -q और ये +q। तो देखो ठीक है, ये -q और +q, इसके इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ। ठीक है, देखो क्योंकि पास वाला चार्ज का नेचर जो है अपोजिट है तो इस पे फोर्स लग रहा होगा F2 इधर, और इधर फोर्स लग रहा होगा F1। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं F2 कैलकुलेट जाऊँ तो देखो ये जो सेकेंड डाइपोल है बच्चों, ये सेकेंड डाइपोल है फर्स्ट डाइपोल के नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ जो फील्ड बन रही है वो है नॉन यूनिफॉर्म नेचर का। ठीक है, और अपने को पता है कि नॉन यूनिफॉर्म नेचर के केस में जो फोर्स की वैल्यू आती है बच्चों वो आती है -du/dr के बराबर। ठीक है, देखो और u की वैल्यू कितनी होती है, -p.e। ये बात तो अपने को पता है। तो देखो अगर मैं यहाँ u लिखूँ तो क्या लिखूँगा, -p2 डॉट, ठीक है, E1। इसके चलते मैं फील्ड को E1 बोलता हूँ। ठीक है, तो ये है E1 फोर्स। ठीक, E1 फील्ड है। ठीक है बच्चों, देखो ये लिख दिया। और यहाँ P2 और E1 के बीच में थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ u की वैल्यू जो आ रही होगी -p2, ठीक है, E1 आ रही होगी।
यहाँ डालो। यहाँ अगर मैं F2 निकालूँ, F2 की वैल्यू जो आ रही होगी वो F1 के बराबर आ रही होगी माइनस, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे माइनस P2, तो ये P2 में बाहर निकाला डी E1 बाई कितना आ रहा होगा DR, और E1 की वैल्यू तो अपने को पता है, इसके चलते R डिस्टेंस पे जो एक्सियल पॉइंट पे फील्ड बनती है वो कितना होता है बच्चों। तो अगर यहाँ E1 लिखे हैं तो 2kP1 डिवाइड बाई R3, ठीक है। तो डाल दो, यहाँ डालोगे तो माइनस P2, ठीक है। ये लिखोगे तो D बाई DR, यहाँ देखो 2kP1 डिवाइडेड बाई R3। यहाँ मैं बाहर निकालूँ माइनस P1 P2, ठीक है, D बाई DR ऑफ R का पावर -3। इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको जो वैल्यू मिल रही होगी बच्चों वो मिल रही होगी, देखो -2kP1 P2, ठीक है, -3 R का पावर -4, ठीक है। इसको रीअरेंज करते हो तो 6kP1 P2 डिवाइडेड बाई R का पावर -4, ठीक है। और देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ, ठीक है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो मैं माइनस हटाया और यहाँ लिख दूंगा। देखो यहाँ माइनस था तो साइन के साथ लिखूंगा तो कितना आ रहा होगा, माइनस माइनस प्लस आ रहा होगा, तो यहाँ प्लस आ रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ रहा होगा, माइनस माइनस प्लस, और फिर वापस माइनस बाहर जाएगा ना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ ओवरऑल माइनस आ रहा होगा ना, यहाँ माइनस आ रहा होगा, ये ऑलरेडी प्लस है तो यहाँ माइनस आ रहा होगा, ठीक है। तो अपन निकाल है तो F2 = F1 = -6kP1 P2 डिवाइडेड बाई R का पावर 4, यहाँ आ रहा हुआ इंटरेक्शन फोर्स। यहाँ जो नेगेटिव साइन है बच्चों, यहाँ देख रहे हैं तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का पावर 4, और नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इनके बीच में जो फोर्स है बच्चों वो है अट्रैक्टिव नेचर का, ठीक है, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं सिमिलरली B केस बनाऊँ बच्चों, जो B केस है उसको मैं ऐसे रखता हूँ, इस बार ये P1 ये P2, ठीक है, और सेंटर से इनका डिस्टेंस कितना है R, ठीक है। सिमिलर तरीके से अगर इसको इंटीग्रेशन करें तो देखो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस क्यू रहा होगा, यहाँ प्लस क्यू रहा होगा, ठीक है बच्चों, यहाँ माइनस क्यू रहा होगा, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू। अगर पास वाला चार्ज देखें तो माइनस माइनस रिपल्सिव फोर्स आ रहा होगा, तो F2 इधर और F1 इधर, ठीक है। और अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा होगा प्लस का 6kP1 P2 डिवाइड बाई R का पावर 4। इसको एक बार इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है। देखो जो अगला केस है वो है केस 2, ठीक। इसमें अगर केस सेकंड डील करें, ठीक है, तो अगर सेकंड केस डील करते हो तो देखो आप अपन क्या कर रहे हैं, दो डाइपोल को ऐसे रख देते हैं, ठीक है। इसमें सेकंड केस ले लो, ठीक है। जो पहला है अपन डाइपोल को ऐसे रख रहे हैं, ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है R, या आप डाइपोल को ऐसे रख दो, बात वही है, इनके बीच का सेपरेशन है R। ये है P1 डाइपोल, ये है P2 डाइपोल, ये दोनों केस सिमिलर है, ठीक है। तो अपन इस केस को लेकर के सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ देखो, यहाँ ये P1, ठीक है, यहाँ ये P2, इनके बीच का सेपरेशन R, ठीक है बच्चों। चलो इसके वजह से इस पे फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा होगा, इनके बीच फोर्स लग रहा होगा F1, इसको F2 मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ F1 मान लो, यहाँ F1 और यहाँ F2, ठीक है बच्चों, ऐसे फोर्स लग रहा होगा। अगर अपन E1 कैलकुलेट करते हैं बच्चों, यहाँ से E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो यहाँ कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा होगा
KP बाई आर क्यूब, ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ थीटा कितना बन रहा है, यहाँ जो देखोगे यहाँ थीटा बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है ना। यहाँ पे थीटा जो बन रहा है बच्चों वो बन रहा है 180 डिग्री। कितना बन रहा है, 180 डिग्री। थीटा इज द एंगल बिटवीन P2 एंड ई वेक्टर ना, ठीक है। देखो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा ये इधर आ रहा होगा ना, इधर आ रहा होगा E1। तो E1 और P2 के बीच 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। देखो इसको अगर अपन E1 कैलकुलेट करें, अगर फोर्स निकाले बच्चों तो ये आ रहा होगा माइनस DU बाई DR, ठीक है, माइनस, ठीक है, P2 डॉट E1, ठीक है, का डिफरेंशिएशन रहा होगा या माइनस रहा होगा तो ये हो गया प्लस। तो अपन इसको P2 को बाहर निकालें और यहाँ पे लिख दें DE1 डिवाइड बाई DR और cos 180 डिग्री। तो यहाँ रहा होगा P2 cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो मैंने यहाँ माइनस साइन लगा दिया, D बाई DR ऑफ KP1 डिवाइड बाई आर क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर्स की जो वैल्यू आ रही होगी बच्चों वो प्लस में आ रही होगी ना। देखो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, KP1 P2, ठीक है बच्चों, ये आ रहा होगा माइनस ये और r का पावर -4। कोई दिक्कत, तो माइनस माइनस प्लस, तो फोर्स की जो वैल्यू आ रही होगी 3KP1 P2 डिवाइडेड बाई r का पावर 4। यहाँ तो कोई दिक्कत। यहाँ पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि इनके बीच रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा ना। प्लस आने का मतलब इनके बीच रिपल्सिव फोर्स आ रहा होगा। कोई दिक्कत। देखो अगर सिमिलरली अपन दूसरा केस देखें बच्चों, तो जो दूसरा केस है वो ऐसा है कि मैंने डाइपोल को इस बार ऐसे रखा, ठीक है, ये P1 है ये P2 है, या डाइपोल को आप ऐसे रख दो, बात वही है। तो अगर मैं इस केस को डील करता हूं बच्चों, देखो ये P2 ये P1, यहाँ से R सेपरेशन, ठीक है। इसके वजह से यहाँ R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी बच्चों, ये आ रही होगी डाउनवर्ड E1 की वैल्यू आ रही होगी KP1 डिवाइड बाई आर क्यूब। E1 और P2 के बीच का एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। फॉर्मूला अपने पास है DU बाई DR, तो यहाँ लिखो माइनस, ठीक है, D बाई DR ऑफ माइनस, ठीक है, P2 डॉट E1, ठीक है, P2 डॉट E1 लिखोगे। चलो यहाँ से मैं माइनस बाहर ही रखता हूँ और D बाई DR ऑफ P2 और E1 के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री। तो मैं लिख दूंगा माइनस P2 E1 cos 0 डिग्री, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, P2 को मैं बाहर निकालता हूँ, ठीक है, D बाई DR, ठीक है, उसके बाद E1 को इंटीग्रेट करता हूँ, तो P2 D बाई DR, ठीक है, E1 की वैल्यू KP1 डिवाइड बाई आर क्यूब, इसकी वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 3KP1 P2 डिवाइड बाई आर का पावर 4 आ रहा होगा। माइनस साइन यहाँ क्या बता रहा है बच्चों, यहाँ पे माइनस साइन बता रहा है कि इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स है। क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। देखो सिमिलर तरीका है, अगर दो डाइपोल को अपन बच्चों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करके रखे हैं, तो जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा वो आएगा माइनस DU बाई DR, ठीक है। अपन फोर्स निकालने का मेथड डिफरेंशिएशन से निकालेंगे, ठीक है। तो अपने को पता है सब कुछ, ठीक है, U की वैल्यू पता है माइनस P डॉट T होती है, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और उस डाइपोल के बीच का एंगल देख रहे हैं। अगर एंगल 0 डिग्री आ रहा है, याद रखना कि अगर एंगल 0 डिग्री आ रहा है, या नोट में याद रखना कि अगर एंगल 0 डिग्री आ रहा है तो 0 डिग्री का मतलब
ये क्या हुआ, ये पूरा टर्म आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ है नेगेटिव नेगेटिव तो हो जाएगा पॉजिटिव, और फाइनल डिफरेंशियल नेगेटिव, तो नेगेटिव आ रहा होगा। नेगेटिव का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ रही होगी बच्चों, तो ये आ रहा होगा पॉजिटिव, ठीक है, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा ना, उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ये अपन देख रहे हैं कि देखो यहाँ थीटा 0 डिग्री है, तो थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो अपन देख लेंगे कि P1 P2 के बीच में एंगल कितना है, उस भी आप पे अपन बता सकते हैं कि उनके बीच में किस नेचर का फोर्स है। नहीं तो अपन ऐसे भी बता सकते हैं, चार्ज जो पास पास होगा, पास पास वाले चार्ज, डाइपोल में जो 4 चार्जेज होंगे, ठीक है, 4 चार्ज होगा ना, चारों चार्ज में 2 पास पास वाले चार्ज होंगे, उनका जो ओवरऑल फोर्स का नेचर आएगा वही क्या होगा बच्चों, वही नेचर बताएगा कि डाइपोल डाइपोल के बीच में क्या इंटरेक्शन का नेचर है, ठीक है। देखो पॉइंट से है कि यहाँ मैं चार्ज लिखता हूँ, चार्ज का सिस्टम, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ और यहाँ पोटेंशियल लिखता हूँ, ठीक है बच्चों। अगर अपन देखे थे, अगर चार्ज पॉइंट चार्ज है तब, पॉइंट चार्ज है तो, ठीक है, उसके बाद डाइपोल, डाइपोल, ठीक है, तीसरा अगर क्वाड्रपोल हो तो, ठीक है बच्चों, उसके बाद चौथा कुछ जनरल कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ठीक है, ऑक्टापोल हो तो, ठीक है, ई और बी क्या आ रहा होगा। देखो याद रखना, अपन देखे थे कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो आता है 1/r² का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। वी आता है, वी जो आता है बच्चों वो आता है 1/r का, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में केस में 1/r³ का आता है और ये r² का आता है। सिमिलरली यहाँ पे अपन देखें क्वाड्रपोल के केस में तो ये आता है r⁴ में, और ये आता है r⁴ के इन्वर्स रेशियो में, ठीक है। सिमिलरली आएगा r⁵ में, और जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा r⁴ में, ठीक है बच्चों। ये कुछ जनरल कंक्लूजन है जिसको अपने को ध्यान रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अपन देखते हैं कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। लेकिन ये जो अपन कंडक्टर की प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं बच्चों, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, ठीक है। देखो अपन जो डील करने जा रहे हैं वो है कंडक्टर, कंडक्टर इन इलेक्ट्रो, ठीक है, स्टैटिक कंडीशन। इस बार जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है तब, ठीक है। अपन ये बात देख चुके थे बच्चों कि कंडक्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भरपूर मात्रा में होते हैं, ठीक है। जो पहला है वो है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, ठीक है। जो दूसरी बात है देखे थे बच्चों, वो ये देखे थे कि कंडक्टर हैज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बात अपन देख चुके थे। जैसे मान लो कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0 और पोटेंशियल होता है कांस्टेंट, ये बात तो देखे थे। और जो चार्ज होता है वो क्या होता है, सरफेस पे चार्ज होता है, वो सरफेस पे, ठीक है। चलो, तो सिमिलरली अपन बोल सकते हैं कि चार्ज अगर किसी भी कंडक्टर को देते हैं
तो वो सरफेस पे रिसाइड करेगा। कहाँ करेगा? सरफेस पे रिसाइड करेगा। तो चार्ज ऑलवेज, यहाँ लिख लो तीसरी प्रॉपर्टी कि चार्ज ऑलवेज resides on the surface of conductor। ठीक है, सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर को या मेटल को, ठीक है, चार्ज देते हैं तो उसके सरफेस पे रिसाइड करता है। ठीक है बच्चों। और चौथी प्रॉपर्टी अपन ये भी देखे थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर होता है। क्यों? ये भी देख चुके थे अपन, सरफेस ऑफ कंडक्टर होता है। इसको देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, मान लो स्फेरिकल कंडक्टर, मैंने इस पे चार्ज दिया प्लस, तो देखो सरफेस पे चला गया। चलो सरफेस पे चला गया। आपको पता है कि इसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अपन देखे थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में क्या रिलेशन था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्या थी बच्चों? परपेंडिकुलर। तो यही रीजन है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रहा है कंडक्टर के अंदर तो अंदर जाते ही वैनिश होगा। ठीक है बच्चों, ये प्लस चार्ज है तो इससे बाहर निकल रहा होगा ना। ठीक है, और अंदर कोई फील्ड लाइंस नहीं होगी। ठीक है, नो फील्ड लाइंस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है, तो ये देखो यही रीजन है कि जो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, इक्विपोटेंशियल सरफेस के, और जो कंडक्टर का सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल है, तो ये कंडक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। कंडक्टर के सरफेस पे जो है परपेंडिकुलर क्या करेगा? राइज कर रहा होगा। ठीक है, देखो जो अगली प्रॉपर्टी है ये अपन बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। ठीक है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है कंडक्टर के अंदर वो 0 आता है। तो अगली प्रॉपर्टी लिख दो, ई नेट इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, ई नेट इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और अपन ये भी देखे थे कि जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ये होता है। ठीक है, इसको अपन प्रूव भी कर चुके हैं। ठीक है, जैसे अपन देखे हैं एक ऐसा कंडक्टर मैंने बना दिया, देखो एक ऐसा कंडक्टर बना दिया। ठीक, यहाँ एक पॉइंट दिया बी और यहाँ एक पॉइंट दिया ए। ठीक है, इस पे मैंने प्लस चार्ज दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो अपन देख रहे हैं कि जो आर ए है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो कम है आरबी से। ठीक है, तो जो सिग्मा होता है बच्चों, ठीक है, वो इनवर्स रेशियो ऑफ आर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा जो होगा वो ज़्यादा आएगा सिग्मा बी से। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ ज़्यादा होगा विथ रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, लेकिन अगर मैं पोटेंशियल लिखूँ बच्चों तो पोटेंशियल जो होगा वो इक्वल आ रहा होगा। यहाँ कोई दिक्कत? ठीक है, इसके जस्ट आउटसाइड अगर कहीं भी पॉइंट लेते हैं तो जो नेट आ रहा होगा वो इतना आ रहा होगा। ठीक है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड सरफेस आ रहा होगा बच्चों, वो आ रहा होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो एक और प्रॉपर्टी है कंडक्टर की कि अगर किसी भी कंडक्टर को अपन ग्राउंड करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? अगर किसी भी कंडक्टर को ग्राउंड करते हैं तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? तो लिख लो, जो अगला पॉइंट है, मान लो कि ये एक कंडक्टर है। ठीक है, ये एक कंडक्टर है, मैंने इस कंडक्टर को क्या किया? ग्राउंड कर दिया। जैसे मैं इसको ग्राउंडिंग करूँगा, मैंने
ग्राउंडिंग किया। जैसे ही ग्राउंडिंग करूँगा तो इसका पोटेंशियल जो होगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। और दिस इज कंडक्टर, दिस इज व्हाट, कंडक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखो एक छोटा सा कंसेप्ट अपन पढ़ते हैं, शेयरिंग ऑफ चार्ज। क्या पढ़ने जा रहे हैं, शेयरिंग ऑफ चार्ज। देखो इसको अपन कंडक्शन पढ़ाते वक्त मैंने इसको डील किया था थोड़ा सा। मान लो एक कंडक्टर है, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, ठीक है। इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2, ठीक है। मैंने क्या किया बच्चों, तो इस केस में जो V1 आ रहा होगा वो KQ1/R1 आ रहा होगा, और जो V2 आ रहा होगा बच्चों KQ2/R2, ठीक है। जैसे ही इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और मैं इसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ूं बच्चों, तो अपन देख चुके हैं कि एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज फ्लो होने लगता है, होता है ना। अपन ये कंडक्शन डील करते वक्त भी देखे थे। तो देखो अगर मैं ये कंडक्टर बनाया और ये दूसरा कंडक्टर बनाया, ठीक है, दिस इज R2, दिस इज R1, द रेडियस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। स्फेरिकल सेल बोलो, कंडक्टर बोलो, ठीक है, सब बात एक ही है, ठीक है। देखो इसको मैंने क्या किया, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, इसको मैंने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया। जैसे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करूंगा तो इस पे जो है चार्ज तब तक फ्लो होते रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ V1 इज नॉट इक्वल टू V2 है, ठीक है बच्चों। इस पे मैंने मान लिया कि Q1 डैश चार्ज आ गया, इस पे मान लिया कि Q2 डैश चार्ज आ गया। तो VC लिखें बच्चों अपन, तो VC को लिखेंगे KQ1 डैश अपॉन R1 इज इक्वल टू KQ2 डैश अपॉन R2। यहाँ से इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करते हैं तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2 ये आ रहा होगा। तो यहाँ से देखें तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है, ठीक है। एक और बात कि अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से देखें बच्चों, अगर यहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाते हैं तो सिस्टम का जो पहले चार्ज था वो बाद में भी रहा होगा, ठीक है। और इसको मैं Q टोटल बोल देता हूँ। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, दो सेल है, दो सेल पे पहले चार्ज था Q1 Q2 और बाद में कनेक्ट करने के बाद हो गया यहाँ Q2 डैश, लेकिन वैसे नीचे लिखा हूँ अगर नहीं विजिबल है तो, ठीक है। देखो इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, तो इससे चार्ज तब तक फ्लो होते रहेगा जैसे मैंने मान लिया कि V1 का पोटेंशियल ज़्यादा है V2 से, तो चार्ज क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा होगा, ठीक है। तो देखो ये तब तक फ्लो होते रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो जो कॉमन पोटेंशियल होगा बच्चों उसको अपन लिख सकते हैं KQ1 डैश डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू KQ2 डैश डिवाइडेड बाई R2, ठीक है। तो यहाँ से अपने को ये पता चल रहा है कि जो चार्ज का बंटवारा हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है। तो इस केस में अगर मैं Q1 डैश पूछ लूँ बच्चों, तो Q1 डैश की वैल्यू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल Q1 प्लस Q2। सिमिलरली बच्चों अगर मैं आपसे Q2 पूछ लूँ, Q2 डैश, तो ये आ रहा होगा R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 आ रहा होगा ना। टोटल चार्ज का ऐसे बंटवारा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सिमिलरली अपन सिग्मा 1 और सिग्मा 2 पे कमेंट कर सकते हैं। मैं मान रहा हूँ कि इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा 1, इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 2, ठीक है। तो अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को देखें बच्चों, तो सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 आएगा R2 बाई R1, ठीक है। सिमिलरली E1 बाई E2 जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा R2 बाई R1, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर मैं कंबाइंड करूँ तो यहाँ आ रहा होगा, देखो R2 बाई R1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, ये तो आसान था। चलो एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, ठीक है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये क्या होता है? शील्ड मतलब प्रोटेक्शन ना, तो इसका मतलब होता है, ठीक है बच्चों, इसका मतलब होता है बच्चों प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर अपने को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी भी मटेरियल को प्रोटेक्ट करना है तो इसके लिए अपन क्या यूज कर लें? कंडक्टर यूज कर लें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए कंडक्टर यूज क्यों होता है? क्योंकि अपने को पता है बच्चों कि कंडक्टर के अंदर, ठीक है, कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो होती है। तो किसी भी अगर मटेरियल को अपने को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करके रखना है तो उस कंडक्टर के अंदर उस मटेरियल को डाल दो, ठीक है। चलो, तो दैट्स वाई कंडक्टर्स आर यूज्ड इन दिस केस। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए अपन कंडक्टर का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि अपने को पता है बच्चों कि अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, और मैं इधर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के रखता हूँ तो इसके अंदर जो नेट आ रहा होगा वो जीरो आएगा। तो इसके अंदर जो आप मटेरियल रखोगे वो क्या होगा? बच जाएगा, ठीक है। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा होगा ना, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। तो मान लो कि ये, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये है ठीक कंडक्टर, ठीक है। हमने क्या किया, इसके अंदर एक मटेरियल को मेरे को जिसको प्रोटेक्ट करना था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से मेरे को इस मटेरियल को प्रोटेक्ट करना था। तो बच्चों मैं इसको यहाँ प्लेस कर दिया क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाऊँ बच्चों तो हमेशा परपेंडिकुलर बन रहा होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर ही तो बनता है। देखो यहाँ बना लो परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ फील्ड लाइन्स ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लो ये फील्ड लाइन्स बाहर निकल रही है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो बेसिकली होता क्या बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से किसी मटेरियल को बचाना, ठीक है। तो कैसे बचा सकते हैं? जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ नहीं होती है बच्चों? बताओ, कंडक्टर्स के सरफेस के इनसाइड में कोई फील्ड लाइन्स नहीं होती है। यही रीजन है कि जिस मटेरियल को अपने को शील्ड करना रहता है उसको क्या करते हैं? कंडक्टर के अंदर प्लेस कर देते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो एक छोटा सा और एक कंसेप्ट देखते हैं, कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है। क्या होता है बच्चों? ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, ठीक है। देखो, ये छोटा सा टॉपिक है, वो है कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। देखो, होता क्या है कि जब कभी भी किसी कंडक्टर या मेटल को चार्ज करते हैं बच्चों, सुनना, अगर जब किसी कंडक्टर या मेटल को चार्ज करते हैं तो होता क्या है कि पूरा चार्ज उस पर आता नहीं है, तो कभी कभी चार्ज लीकेज करने लगता है। क्या होने लगता है बच्चों? चार्ज लीकेज करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपने को पता है कि अपने सराउंडिंग में अपने सराउंडिंग क्या है? अपने सराउंडिंग में एयर है और एयर जो है आयोनाइज हो जाता है, क्योंकि अपने को पता है कि जो एयर है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है, 3 × 10⁸ वोल्ट पर मीटर है, ठीक है। तो यही रीजन है कि एयर आयोनाइज होने के चलते जो मेटल को चार्ज करते वक्त चार्ज लीकेज करने लगता है, उस फिनोमेना को अपन बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। तो लिख लो यहाँ, whenever, ठीक है, any metal
या कंडक्टर इज चार्ज्ड, whenever any metal or conductor is charged, ठीक है, then charge starts leaking, charge starts leaking from the corner of metal due to dielectric strength of air surrounded in it by it, लिख लो ना, ठीक है, by it, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको समझा दिया कि कोरोना डिस्चार्ज होता क्या है, कि अगर किसी भी मेटल या कंडक्टर को अपन चार्ज करने जाते हैं तो चार्ज वहाँ से लीक करने लगता है, ठीक है। तो इस चार्ज के लीकिंग प्रोसेस को अपन बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। देखो मान लो कि ये एक कंडक्टर है, क्या है बच्चों, मान लो कि ये एक कंडक्टर है, रुक जाओ, मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है और यहाँ एक सेकंड पॉइंट है, ठीक है। तो अपने को पता है कि चार्ज की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी बच्चों, जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बच्चों, कम है, अभी अपन देखे थे, ठीक है ना। देखो सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो चार्ज की लीकिंग जो है यहाँ से ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो इसके सराउंडिंग में जितने भी एयर है वो आयोनाइज होने लगेंगे ना, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं चार्ज लीकिंग, ठीक है। इसके सराउंडिंग में एयर जो होगा यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो, और यहाँ पे थोड़ा कम है, ठीक है, तो यहाँ पे कम है तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने के चलते इसके सराउंडिंग में जो एयर है वो क्या होने लगेगा बच्चों, वो होने लगेगा आयोनाइज, ठीक है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। सिमिलरली E1 इज ग्रेटर देन E2, लेकिन अपने को पता है कि पोटेंशियल जो है इक्वल होगा, ठीक है। तो ये होता है कोरोना डिस्चार्ज। एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। देखो एक मान लो ये कंडक्टर है, ठीक, यहाँ से मैंने ये पॉजिटिवली चार्ज था, इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है बच्चों, हाँ सिग्मा, इसका एरिया डी है मान लो, और इस पे डी क्यू चार्ज है, क्या इतना मैंने हटाया तो इस पे डी क्यू चार्ज है। अपन देख चुके हैं कि ये जो ई रिमेनिंग होगा बच्चों, यहाँ से जो ई रिमेनिंग होगा इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही होगी, ई रिमेनिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर ही लग रहा होगा। तो फोर्स की वैल्यू अपन निकाले बच्चों, तो छोटा सा चार्ज इस पे और ई रिमेनिंग लिख सकते हैं ना, ई रिमेनिंग, ठीक है। ई रिमेनिंग की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं कंडक्टर डील करते वक्त, तो ई रिमेनिंग आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चेक कर लेना एक बार। तो एफ की जो वैल्यू होगी, और डी क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, डी क्यू को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डी है, चलो यहाँ डी क्यू को डाल दो, सिग्मा इंटू डी है, ई रिमेनिंग की वैल्यू डाल दो, ठीक। यहाँ जैसे ही इसको रीअरेंज करते हो तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर, तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो कोई आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना आ रहा होगा बताओ, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कंडक्टर का,